नोटपैड प्लस प्लस सबके पास है, क्योंकि अब आगे जो भी काम करना है हमने उसी में करना है। ठीक है, आ जाए। एक सेकंड। अच्छा, नोटपैड प्लस प्लस को, अच्छा एक चीज ध्यान में रखिए, अभी आजकल जो कुछ हम सीख रहे हैं ना, ये आप समझ लो कि ये इसलिए सीख रहे हैं कि हमें वेबसाइट पे ग्रिप हो। अदरवाइज ये काम किनका जो हम कर रहे हैं, डेवलपर्स का काम है। हमने डेवलपमेंट नहीं करनी, मतलब हमने HTML फाइल बनानी भी नहीं है। लेकिन जब मेरे पास कोई वेबसाइट आएगी तो वो बिल्कुल तैयार एक वेबसाइट होगी, और उनका होगा क्या कि भाई इसको रैंक कर दो। जिसका मतलब क्या होगा, मैंने उसकी वेबसाइट के डिज़ाइन को तो बिल्कुल चेंज नहीं करना, मैंने उसकी HTML फाइल क्रिएट भी नहीं करनी, बल्कि मैंने उसकी फाइल को खोल कर उसमें चेंजेस करनी है। लेकिन ये जो फाइल को खोलकर चेंजेस करने वाला काम है ना, ये समझने के लिए हम ये सब कुछ सीख रहे हैं, ताकि आप कंफर्टेबल हो जाएगा, आपको फाइलें खोलनी आती हो, टैग्स को अंडरस्टैंड करना आता हो, इसलिए। अदरवाइज जब आप SEO करोगे ना, एक्चुअली हमारा काम वहाँ से शुरू होना है, लेकिन वो वाला काम वेबसाइट के ऊपर शुरू होना है। तो जब आप वेबसाइट में ही कंफर्टेबल नहीं होंगे, आप कहोगे भाई ये तो मुझे इस्तेमाल करनी नहीं आती है, तो आप ये समझ लो हम वेबसाइट को इस वक्त सिर्फ इस्तेमाल करना इसलिए सीख रहे हैं कि सारी की सारी ऑन साइट SEO वेबसाइट के ऊपर होगी। तो जब तक हम वेबसाइट में कंफर्टेबल नहीं होंगे तो हम SEO भी उसकी नहीं कर सकते हैं। ठीक है, जैसे अब मैं कह रहा हूँ ना भाई, नोटपैड में जाकर HTML फाइल क्रिएट कर लेते हैं, तो हम लोगों ने HTML फाइल क्रिएट नहीं करनी है। मतलब एज ए SEO एक्सपर्ट मैं किसी की एक भी HTML फाइल नहीं बनाता, बल्कि मैं उसकी बनी हुई जो फाइलें होती हैं उनको रैंक करता हूँ। मगर ये सारा काम समझने के लिए मुझे ये साइंस समझनी चाहिए पहले कि फाइल बनती कैसे है, तभी मेरी चीज़ें मेरी ग्रिप में आएंगी, मेरे कंट्रोल में आएंगी। इसीलिए आप ये सब कुछ सीख रहे हो। तो ये पहले 2-4 लेसन में हम सिर्फ HTML फाइल को बनाना सीख रहे हैं और कुछ करना नहीं सीख रहे हैं। ठीक है, प्रीवियस क्लास में मैंने आपको स्ट्रक्चर बताया, फिर मैंने आपको HTML फाइल बनाने का तरीका बताया कि फाइल कैसे बनती है, और उसके जो मेन टैग्स थे मैंने कहा था भाई HTML के साथ बनेगी। उसका स्ट्रक्चर क्या था कि एक HTML फाइल का स्ट्रक्चर क्या होता है, HTML हेड बिल्कुल ह्यूमन बॉडी के स्ट्रक्चर की तरह होता है कि भाई हेड, बॉडी और फुटर, सेम इसी तरह स्ट्रक्चर देखा। और हमने हेड के अंदर टैग देखे कौन से, टाइटल और फेविकॉन, और बॉडी के अंदर एक टैग देखा, वो कौन सा, बॉडी के अंदर जो हमने टैग देखा था कौन सा देखा था, हेडिंग स्टाइल। टोटल 6 हेडिंग स्टाइल्स जो हैं, जो कि माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में भी होते हैं। सो बॉडी में हमने वो वाले 6 हेडिंग स्टाइल्स देखे। ठीक है, अब हम जरा बात को आगे लेकर चलते हैं, और ऐसे ही लेकर चलते हैं कि ये वेबसाइट है हमारे पास, उसको खोल कर देख के काम करते हैं। ये मैंने एक वेबसाइट खोल ली है। अब अगर मैं ये कहूँ कि भाई प्रीवियस क्लास में से हमने क्या कर लिया, इस वेबसाइट को देखकर देखते हैं ना, ताकि इतना समझ लें कि जो एक क्लास पढ़ी है उससे मुझे ये वेबसाइट कितनी समझ में आ रही है, और जो मैंने काम करने हैं वो मेरी वेबसाइट के कितने रिलेटेड है। नंबर 1 ये वाला हिस्सा है, यहाँ मैं माउस ड्रैग कर रहा हूँ, यहाँ पर लिखा हुआ आ रहा है बेस्ट प्रोफेशनल किचन इक्विपमेंट, ये वेबसाइट का टाइटल है। तो इसके लिए मैंने आपको प्रीवियस क्लास में टाइटल का टैग पढ़ाया, ताकि आपको समझ में आ जाए कि टाइटल का टैग क्या होता है, कहाँ पे लगता है और कैसे लगता है। उसके बाद इसके साथ बिल्कुल लेफ्ट साइड पर एक तस्वीर नज़र आ रही है, छोटी सी आइकॉनिक वे में नज़र आ रही है, आइकॉन की शक्ल में नज़र आ रही है। सो ये क्या था, ये फेविकॉन इमेज था, ये भी हमने प्रीवियस क्लास में लगाना सीखा। 2 चीज़ें होगी, आपने प्रीवियस मिस किया ना। अच्छा ओके, मैं अब आपको लेक्चर जो रिकॉर्डिंग दूंगा आप उसको सुन लीजिएगा। ये सब लोग ही इस इन्फेक्शन का शिकार हो रहे हैं। आंखों में आंखें नहीं डालनी हम किसी के, ठीक है, आज के बाद। तो आंखों में आंखें डालने को भी डर लगता है। आप हाथों में हाथ डालते हैं ना, जो वो भी ना डाला करें, अस्सलाम वालेकुम करके बैठ जाया करें। ठीक है, हर तरह की जो इन्फेक्शन है भाई, हाथों वाली इन्फेक्शन भी है, आंखों वाली इन्फेक्शन भी है, सब चीज़ें बच के रहें। ठीक है, अब वो माहौल नहीं रहा ना, माहौल ख़राब हो चुके हैं, चेंज हो चुका है, इन्वायरमेंट इतना ख़राब हो चुका है ना कि भाई हर चीज़ से प्रॉब्लम क्रिएट हो रही है। अच्छा, अब आ जाते हैं आगे। इसके बाद ये चीज़ हमने 2 चीज़ें देख ली हैं। तीसरे नंबर पर मैंने जो चीज़ बताई आपको वो क्या थी,
हेडिंग स्टाइल्स, ये वाला जो हिस्सा है ये हेडिंग स्टाइल में हमने लिखा हुआ है। सो इसका मतलब हम एग्जैक्टली टारगेटेड चल रहे हैं। हमने ये वेबसाइट बिल्कुल नहीं बनानी है। मेरे पास कस्टमर ये वेबसाइट लेकर आएगा। हाँ, ये हो सकता है कि उसका टाइटल गलत लगा हो, मैं ठीक करूंगा। उसका फेविकॉल ना लगा हो, मैं लगाऊंगा। उसकी हेडिंग स्टाइल्स में कंटेंट ठीक ना हो। अब ये देखें ना, हेडिंग स्टाइल को अगर मैं आपको प्रीवियस क्लास की वो क्लिप दिखाऊं जो हमने किया था, तो उसमें हेडिंग स्टाइल इस शक्ल का तो था ही नहीं, उसकी तो शक्ल बिल्कुल ही डिफरेंट थी। तो अब हमें वैसे नाम से तो ऐसे ही लग रहा है जैसे हेडिंग स्टाइल एक फॉर्मेट है, ऐसी है ना, मतलब ऐसे लग रहा है जैसे हेडिंग स्टाइल एक फॉर्मेट है, हेडिंग स्टाइल एक डिज़ाइन है, बट नॉट, ये नहीं बात। हेडिंग स्टाइल बिल्कुल HTML का एक फॉर्मेट है, मगर SEO के लिए वो एक स्ट्रक्चर है। मतलब SEO उसको स्ट्रक्चर समझता है। SEO का कहता है भाई ये जो हेडिंग स्टाइल है ना, ये मेरे पास एक स्ट्रक्चरल डाटा है। बिल्कुल ऐसी है जैसे हम बुक रीडिंग कर रहे होते हैं, तो बुक रीडिंग करते हैं तो ऊपर एक हेडिंग आती है, उसके साथ एक नंबर लगा होता है 1, है ना, उसके नीचे उसकी थोड़ी सी एक्सप्लेनेशन होती है, फिर वो नीचे लेकर जाते हैं तो आगे लिखा हुआ आ जाता है 1.1। अब सबको देख के ही पता लग जाता है, किसी को पढ़ाना नहीं पड़ता। मतलब ये साइंस किसी को नहीं समझानी पड़ती। किसी स्टूडेंट को बुक रीडिंग करने का तरीका नहीं बताते कि भाई 1 का मतलब क्या होगा, तो 1.1 का मतलब क्या होगा, फिर 1.1 का मतलब क्या होगा, फिर 2.1.a का मतलब क्या होगा। सबको पता लगता जा रहा है कि स्ट्रक्चर जितना फैलता जा रहा है उतने उसके सब लेवल्स यानी उसके नेस्टेड लेवल्स बढ़ते जा रहे हैं, उतने ही ज़्यादा। सो गूगल ये कहता है भाई इतनी सारी लोगों को तो अंडरस्टैंडिंग वैसे ही है, तो आपकी वेबसाइट भी ऐसी होनी चाहिए। यही स्ट्रक्चर वो कहता है आपने बनाना है। यानी असल में ये जो हेडिंग स्टाइल है, ये डिज़ाइनर तो शायद इसको स्टाइल के तौर पर यूज़ कर रहा होगा, वेब डिज़ाइनर। हम क्यों यूज़ कर रहे हैं? हम इसे इसलिए यूज़ कर रहे हैं कि गूगल कहता है कि भाई मैं ये स्ट्रक्चर समझूंगा। मैं आपने अगर H1 से लेकर H6 तक नेस्टेड फॉर्म में यूज़ की होगी तो मुझे पता लग जाएगा भाई आपकी बात शुरू कहाँ से हो रही है, यानी आपकी मेन बात कौन सी है, और आपकी आगे से सब हेडिंग कौन सी है, और आगे से आपकी सब हेडिंग की सब हेडिंग कौन सी है। सो गूगल इसको स्ट्रक्चर बनाने के लिए इस्तेमाल कर रहा है। इसका मतलब क्या हुआ कि ऐसी वेबसाइट्स जिनमें हेडिंग स्टाइल का स्ट्रक्चर मौजूद नहीं होगा, गूगल उनको रिजेक्ट करेगा। वो कहेगा भाई आपने स्ट्रक्चर ही नहीं डिफाइन किया हुआ, आपकी वेबसाइट स्ट्रक्चरल वेबसाइट नहीं है, तो मैं इसको रैंक नहीं करूंगा। बहुत ही ज़्यादा स्ट्रॉन्गेस्ट फैक्टर है वेबसाइट की रैंकिंग का हेडिंग स्टाइल्स, सबसे पहला। इसका मतलब क्या हुआ कि यहाँ से मैंने बात शुरू की तो ये हेडिंग स्टाइल 1 होनी चाहिए। अच्छा, नीचे आऊँगा तो अब इसको हेडिंग स्टाइल 2 होना चाहिए, फिर नीचे जाऊँ तो उसको हेडिंग स्टाइल 3 होना चाहिए। तो कहते हैं इस तरीके से बनाते थे हेडिंग स्टाइल्स, तो मुझे समझ में आ जाएगी स्ट्रक्चर है। हालांकि प्रीवियस क्लास में जब हम देख रहे थे तो हेडिंग नंबर 1 जो थी वो बड़ी थी, हेडिंग नंबर 6 जो थी वो छोटी थी, लेकिन आप चाहें तो हेडिंग नंबर 1 और हेडिंग नंबर 6 को वेब डिज़ाइनर से कहें भाई एक ही साइज़ का बनाना है तुमने, लेकिन यूज़ आपने क्या करनी है, एक हेडिंग 1 और एक हेडिंग 2। साइज में बेशक फ़र्क है, लेकिन हम ये कह रहे हैं फ़र्क दिखे ना, हम वहाँ पर स्ट्रक्चर के लिए यूज़ करें। मैंने सेव की थी फाइल आपकी, मेरा ख्याल है की थी, है ना, HTML फाइल सेव की थी ना, ठीक है। इधर आए, इधर यहाँ पर लिखा होगा करंट, इसमें बहुत रश लगा हुआ था, मैंने कहा इसको साइड पे कर दें, कंफ्यूज भी हमें कर। हाँ, कोडिंग वाले में, क्योंकि हम कोडिंग नहीं ना कर रहे हैं, हम कोडर नहीं है ना, हम लोगों ने तो उसमें करना है जिसमें हम कंफर्टेबल हैं, ठीक है। ये भी सारे वो बता रहे हैं। जी जी, सब कुछ बताएगा। चल, ये वाली क्लास है आपकी ना, ये HTML थी, ये फाइल थी। इस फाइल का आउटपुट को देखें। अब यहाँ से हमें पता लग रहा है कि हेडिंग 1 है और ये पता लग रहा है हेडिंग 6 है। अब ये बहुत ही छोटी लग रही है, लेकिन मैं डिज़ाइनर से कहूँगा भाई यूज़ तो हमने हेडिंग 6 करनी है, मगर साइज़ उसका खुद से डिज़ाइन करना है जितना तुम्हें चाहिए। अरे जो वेबसाइट के डिज़ाइन में तुम्हें बड़ा डिज़ाइन चाहिए तुम बड़ा कर लो, छोटा चाहिए छोटा कर लो, मगर टैग कौन सा यूज़ करना है, फिर सब डिफाइन करने के लिए सब को यूज़ करना है। और हमें हेडिंग स्टाइल का स्ट्रक्चर कैसे बनाते हैं, पहले ऊपर से नीचे की तरफ को, यानी कि ये समझना नहीं, 1 से 2, 2 से 3, ऐसे नहीं करना कि मेरी मेन हेडिंग 3 हो और मेरी सब हेडिंग 2 हो, ये रॉन्ग स्ट्रक्चर है। यानी कि जब मैं इस तरह स्ट्रक्चर बनाऊंगा तो गूगल कहेगा कि आपकी वेबसाइट का स्ट्रक्चर गलत है, ठीक नहीं है, इसको आप ठीक कर लो। सो हमें स्ट्रक्चर कैसे बनाना है, 1 से लेकर 6 तक। यहाँ पर देख के तो हमें बिल्कुल ऐसे लग रहा है जैसे ये हेडिंग स्टाइल कोई फॉर्मेटिंग है,
और एक हेडिंग स्टाइल बहुत बड़ा है और एक हेडिंग स्टाइल बहुत छोटा है। लेकिन असल में गूगल को क्या चाहिए, ये एज ए स्ट्रक्चर, गूगल इसको एज ए स्ट्रक्चर समझ रहा है कि भाई ये लिखने का एक तरीका है। जब गूगल के पास ये सब जाएगा तो गूगल को पता लग जाएगा कि इसमें आपका मेन पॉइंट कौन सा है और आपका सब पॉइंट कौन सा है। वो सिर्फ ये समझने के लिए यूज कर रहा है इस चीज को, ठीक है। अच्छा, अब आगे चलते हैं। अब मैं नोटपैड खोलने लगा था ना प्लस प्लस, तो सबसे पहले तो हम देखते हैं कि नोटपैड प्लस प्लस खोलें अगर, ये आगे नोटपैड प्लस प्लस। आमतौर पर हम क्या करेंगे, आमतौर पर हम ये करेंगे, मैं इन फाइलों को भी बंद कर देता हूँ। ये देखिए नोटपैड प्लस प्लस में कोई भी फाइल नहीं है, एक सिंपल फाइल आ गई है जो HTML फाइल नहीं है। मैं एक HTML फाइल बनाने लगा हूं ताकि आपको पता लग जाए यहाँ पर फाइल HTML की क्रिएट कैसे होगी। फाइल देखो वैसी होगी जैसे पहले बनी थी, मगर अभी तक ये HTML नहीं है। ये HTML को अभी अंडरस्टैंड नहीं कर रहा नोटपैड की तरह, नोटपैड की तरह ही बिहेव कर रहा है, बिल्कुल वैसे ही कर रहा है ना। देखें आपने क्या करना है, सबसे पहले आपने क्या करना है, फाइल में जाना है, सेव एज, ये क्या लिखा हुआ है, यहां पर आपने टाइप चूज करनी है। जी इसमें बहुत है ना, मतलब ये बेसिकली एडिटर्स हैं, ये बहुत सारी लैंग्वेजेस को भी सपोर्ट करता है। सो हमें फिलहाल इससे कोई कंसर्न नहीं है, इसे हमने अपना काम लेना है। जो हमारा काम है वो क्या है, HTML। ये मैंने क्या चूज कर लिया नीचे से, हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज फाइल, ये HTML आ गया, ठीक है। यहां आकर मैं क्या लिखूंगा, अब जहां पर इस फाइल को मुझे सेव करना है, ठीक है, उस जगह पर मैं चला जाता हूँ। फॉर एग्जांपल अभी फिलहाल मैं इसको जरा जल्दी से, मुझे जो लोकेशन करीब नज़र आ रही है मैं उसे सेव कर लेता हूँ। म्यूजिक में मैं इसे सेव करने लगा हूँ और इसका नाम मैं रख रहा हूँ फर्स्ट फाइल, नहीं लगा, ठीक है। इसमें हमने टाइप चूज कर दिया। अब इसका मतलब क्या हुआ, इस फाइल का नाम बन गया फर्स्ट फाइल डॉट HTML, ऑटोमेटिक बन गया। मैंने कहाँ रखी है, म्यूजिक में। सेव करें जरा इसको, देख लेते हैं क्या बना। यहाँ है आगे फाइल। सबसे पहले मैंने आपको बताया कि अगर आपको न्यू फाइल बनानी हो तो आपने कैसे बनानी है, नोटपैड प्लस प्लस में। अब हमें क्या करना है, मेरे पास जो आएगा ना, ये भी समझ लें, मेरे पास प्रोजेक्ट कैसे आएगा SEO का। मेरे पास SEO का प्रोजेक्ट ऐसे आएगा, भाई ये लिखा हुआ है सोफा वॉशिंग, किसी ने ये प्रोजेक्ट मुझे दे दिया, मैंने इसे खोला जी, ये पूरी वेबसाइट मेरे पास पड़ी है, बिल्कुल जिप फाइल में आएगा ना, मैं इसको अनजिप कर लूंगा फिर। अब मैंने इसको अनजिप किया तो ये सारा डाटा मेरे पास खुल गया। अब मैंने जो SEO करनी है, ऑन साइट SEO करनी है, वो इस फाइल के ऊपर करनी है। आपकी जो वेबसाइट रन होती है, www.abc.com लिख के एंटर किया, वेबसाइट चल गई। अब वो वेबसाइट जो रन होती है उसकी कोई एक फाइल तो होती होगी जो चलती है, लेकिन देखे ना वेबसाइट कलेक्शन ऑफ फाइल्स है ना, कितना कुछ है यहाँ पर। लेकिन जब हम वेबसाइट को खोलते हैं तो कोई एक वेबसाइट खुलती है, मतलब मैं geo.tv खोलूंगा तो एक पेज खुलेगा, मैं peaksolutions.edu.pk लिखूंगा तो एक ही पेज खुलेगा, मगर उसके ऊपर बहुत सारे पेजेस के लिंक मौजूद है, मगर एक फाइल ऑटोमेटिक लोड हो रही है। वो वाली फाइल जो है, वो वाली फाइल है इंडेक्स की फाइल, यानी ऐसी फाइल जिसका नाम index.html होगा, वो खुद ब खुद लोड होगी, लाइव होकर, ऑनलाइन होकर। यानी अगर मैं यहाँ पर आऊँ, एक वेबसाइट खोली है मैंने, एक्चुअली ये वेबसाइट खोली थी मैंने, ये अभी आपके सामने खोली ना, प्रोफेशनल किचन इक्विपमेंट डॉट DC किचन, ऑनलाइन की बात कर रहा हूँ, ये वेबसाइट मैंने ऑनलाइन खोली है आपके सामने। अब आप देख रहे हैं यहाँ पर कोई फाइल का नाम नजर आ रहा है आपको, नो, किसी फाइल का नाम ही नहीं लिखा हुआ यहाँ पर। पहले थोड़ी सी साइंस समझ लेना, देखें तो फाइल का नाम है, जी बताएं मुझे, फाइल का नाम नहीं है ना, यानी मैंने तो वेबसाइट का नाम लिखा तो ऑटोमेटिकली कौन सी फाइल लोड हो गई, इंडेक्स। अब मैं चेक करना तो ये फाइल कौन सी है एक्चुअली, जरा मैं आपको ये चेक करवाता हूँ कि फाइल एक्चुअली है कौन सी। मेन्यू किधर है जी इसका, ये है मेन्यू, मैंने जरा जूम बड़ा किया हुआ है ताकि वो जो लोग दूर बैठे हैं ना उनको भी नजर आ जाए। ये क्या लिखा है, होम। अब आपको पता लगेगा ये फाइल कौन सी है, पता लगा, नाम आ गया ना, index.html लिखा हुआ।
सो इसका मतलब क्या हुआ कि एक्चुअली ये असल में कौन सी फाइल लोड हुई ऑटोमेटिकली, यानी हमारी वेबसाइट का जो होम पेज होता है दरअसल वो कौन सी फाइल होती है, index.html की फाइल। लेकिन जब वेबसाइट रन होती है तो ये नाम लिखा हुआ नजर नहीं आता, लेकिन चल यही वाली फाइल रही होती है। तो एक चीज हमें और पता लगी है, और वो क्या पता लगी है, किधर गया भाई, ये आ गया, इसको जरा बंद कर दूं, मैं छोटा कर दूं। अभी हमें पता लगेगा फाइल के, अब मेरे पास जब प्रोजेक्ट आया तो ये आ गया पूरा। अब मैंने इसकी एसईओ करनी है, इसका मतलब क्या हुआ कि मैं कौन सी मेन फाइल की एसईओ करूंगा, सबसे पहले इंडेक्स की। तो अब मैंने जब इसके नोटपैड में खोलना होगा, ये मैं इंडेक्स पे आ गया हूं जी। अब मैं इस पे राइट क्लिक करूंगा, अच्छा ये क्या आ रहा है, ये देखें एक चीज और भी समझ में नहीं आ रही, एडिट की ऑप्शन ही नहीं आ रही, नहीं आ रही, तो क्यों नहीं आ रही है, इसलिए नहीं आ रही है कि ये फाइल प्रॉपरली एक्सट्रैक्ट नहीं हुई है। ये भी ध्यान में रखना है, आप अगर फाइलों को एक्सट्रैक्ट नहीं करोगे ना तो फिर भी, ये देखिए ये मैंने इसको खोला था ना, जिप फॉर्मेट है ये देखिए निशान नजर आ रहा है इसके ऊपर, ये बता रहा है कि ये जिप फॉर्मेट है। जिप फॉर्मेट का क्या मतलब है, जब हम डाटा ट्रैवल कराने के लिए कंप्रेस करते हैं तो क्या होता है, उसकी एक ही फाइल बन जाती है। मगर अभी नई विंडो ने आपके लिए पैदा तो सहूलत की हुई है, लेकिन इसमें अक्सर स्टूडेंट्स कंफ्यूज हो जाते हैं, क्योंकि पहले क्या होता था कि पहले एक्सट्रैक्टर बिल्ट इन नहीं था होता विंडो में। अब क्या किया उन्होंने, अब उन्होंने विंडो में बिल्ट इन एक्सट्रैक्टर दे दिया। इसका मतलब क्या हुआ कि जैसे ही आप कोई जिप फाइल लगाते हो तो अब आपको किसी सॉफ्टवेयर की जरूरत नहीं है, आप क्लिक करते जाएं, खोलते जाएं, जिस फाइल को खोलोगे ना वो उसे अनजिप करके दिखाना शुरू कर देगा आपको, लेकिन एक्चुअली वो उसको अनजिप करता नहीं है, वो जिप फाइल को ही खोल कर दिखा देता है आपको। इसलिए हमें क्या करना चाहिए, हमें अनजिप करने के लिए अलग एप्लीकेशन यूज करना चाहिए। पहले मैंने शायद प्रीवियस क्लास में आपको बताया भी था, मैंने कहा था 7-zip फ्री टूल है, तो उसको यूटिलाइज कर लें। जिनके पास कोई ना हो, अगर किसी के पास पहले से WinZip इंस्टॉल है फाइन, किसी के पास WinRAR इंस्टॉल है फाइन, लेकिन अगर किसी के पास कोई भी नहीं है ना तो उसको मैं एडवाइस कर रहा हूँ वो क्या यूज कर ले, 7-zip। अब फॉर एग्जाम्पल मेरे पास है और मैं इसको एक्सट्रैक्ट करने लगा हूँ, देखिएगा जरा मैं क्या करता हूँ, ये सारी जिप है ना, मैं इस पर राइट क्लिक करता हूँ जी, देखें जरा क्या ऑप्शन आ गए, जो मैंने बंद किया कि जरा बड़ा नजर आ जाए। यहाँ 7-zip लिखा होगा, ये लिखा हुआ जी 7-zip, इसको मिनिमाइज कर दो। ये क्या होगा पता लगे, वो क्लिक हो गया ना उस पर, तो उसने जिप फाइल को ही खोल दिया। इस पर राइट क्लिक करें, वो ओपन विद में notepad++ हो गया, और थी क्या जिप फाइल, तो जिप फाइल तो उसको समझ में नहीं आनी थी कि क्या है, तो इसलिए उसने उसको कुछ भी नहीं दिखाया। अब जरा इसको दोबारा से कर लेते हैं, राइट क्लिक, ये क्या लिखा है 7-zip, और ये क्या लिखा है एक्सट्रैक्ट। सबसे पहला काम ये करना है, इसलिए मैं कहता हूं 7-zip इंस्टॉल कर लेनी है अपने पास, ठीक है। एक्सट्रैक्ट हेयर किया मैंने, और ये फ्री में इंस्टॉल हो जाएगा। आपने घर जाकर सिर्फ इंटरनेट के ऊपर जाकर लिखना है डाउनलोड 7-zip, बस लिंक आएगा, उस पर क्लिक करना, इंस्टॉल हो जाएगा। तो जब भी आप किसी जिप फोल्डर को विंडो में खोलोगे ना, वो आपको कहेगा नहीं कि मैं नहीं खोलूंगा, इवन आपके पास कोई जिपर नहीं होगा तो भी नहीं कहेगा, वो खोलता जाएगा, लेकिन आपसे उस पर काम नहीं होगा। वो जो काम मैं यहाँ कर रहा हूँ ना वो नहीं होगा। इवन मैं आपको वेबसाइट जब भेजूंगा तो आप, मेरे पास वेबसाइट खुल रही होगी, आप घर जाओगे वेबसाइट पूरी नहीं खुलेगी, तस्वीरें नहीं नजर आएंगी, होगा क्या, जिसको क्लिक करते जाओगे वो खुलता जाएगा, जिसे आप क्लिक नहीं करोगे ना वो जिप ही रहेगा। तो जो चीज़ जिप रहेगी वो वेबसाइट पे आपको नजर ही नहीं आ रही होगी ऑफलाइन। इसलिए सबसे पहला काम आपने क्या करना है, अनजिप करना है। और अब ये देखिए ये मेरे पास अनजिप होके आ गया। अब मैं इसे खोलता हूँ जी, अब ये इंडेक्स आ गई है, मैं इस पर राइट क्लिक करता हूँ, देखिए अब सारी ऑप्शन आ गई, और ये एडिट की ऑप्शन भी आ गई। अब मैं एडिट करता हूँ, अब जरा जूम छोटा कर, असल में मैंने, जब आप सीख लोगे तो हमने यहाँ पे काम कर रहा हूँ, इस जगह पे काम कर रहा हूँ, यानी हमने खुद से कुछ क्रिएट नहीं करना।
जैसे अभी हम लोग क्या कर रहे थे, HTML फाइलें बनाने लगे हुए हैं, लेकिन जब मेरे पास कोई प्रोजेक्ट आएगा मैं किसी की कोई HTML फाइल नहीं बनाऊंगा, बल्कि मैं बनी हुई HTML फाइल में जाकर सिर्फ SEO को अप्लाई करूंगा। हम इसलिए सीख रहे हैं ताकि हमें ये कोडिंग समझ में आ जाए, जिस कोडिंग के साथ हमने एंटरटेन करना है। ठीक है, चलें जी, अब आगे चलते हैं। अब इस वेबसाइट पर और देखो, अब हमें और किस चीज़ को समझना चाहिए आज, तस्वीरों को समझना चाहिए। हाँ, क्योंकि मोस्टली देखें इस वेबसाइट के अंदर जो मोस्टली नज़र आने वाली चीज़ है वो क्या है, पिक्स है। अब हम ये देखते हैं कि पिक को लगाने के लिए हमारे पास कोडिंग क्या है। तो ये फाइल थी हमारे पास, फर्स्ट फाइल, इस पर आ जाते हैं वापस। अब हम अगला टैग पढ़ने जा रहे हैं, किसका, इमेजेस का। अब आप देखें इमेज लगाने के लिए क्या यूज़ होता है। अब क्योंकि हमने इसको HTML बना लिया हुआ है तो टैग भी रिकमेंड कर रहे हैं हमें। ठीक है, तो जैसे ही मैंने लिखा उसने IMG दिखा दिया लिखा हुआ, यानी इसका मतलब क्या हुआ कि वो हमें टैग्स भी रिकमेंडेशन पर दिखाने लगा हुआ है। ठीक है, तो मैंने यहाँ से चूज किया जी IMG, लिख दिया। यानी तस्वीर लगाने के लिए हमारे पास कौन सा टैग है, IMG का टैग है। ठीक है, सो हमने IMG यूज किया, स्पेस दी, उसके बाद SRC। देखिए मैंने SRC लिखा, नीचे लिस्ट में भी आ गया सोर्स। ठीक है, यहां लिखने के बाद इसमें से चूज करना है आपने, टैब की भी प्रेस कर सकते हैं। ठीक है, लिखने के बाद इक्वल्स टू, अब सोर्स का क्या मतलब है, SRC का मतलब है सोर्स। सोर्स का मतलब क्या है, सोर्स का मतलब ये है कि भाई हमारा इमेज कौन सा है, इमेज का सोर्स क्या है, यानी इमेज कौन से वाला है, इमेज भी तो बताना है ना साथ। तो अभी हम लोगों ने पिछली क्लास में एक फेविकॉन यूज किया था, चले हम उसको कह देते हैं वही हमारा इमेज है। तो आ जाते हैं वापस उसी में। करंट, ये इमेजेस अंदर रखी है ना हमने, वो मैंने आखिर में समझाने के लिए इमेजेस में लगा दिए थे। ठीक है, अब एक काम करते हैं, इसी की एक और कॉपी कर लेते हैं, Ctrl+C Ctrl+V, और इसका नाम मैं रख लेता हूँ बेस्ट कंप्यूटर कॉलेज इन। अब आप देख रहे हो मैं नाम कैसे लिख रहा हूँ, ये जो नाम लिखने का तरीका मैं इस्तेमाल कर रहा हूँ, ये इमेज ऑप्टिमाइजेशन का एक फैक्टर है कि आपका जो नाम है उसमें स्पेस बार नहीं होनी चाहिए, पहला फैक्टर। दूसरा फैक्टर क्या है, आपका कीवर्ड जो है वो आपके नाम में होना चाहिए। अच्छा, कीवर्ड का क्या मतलब होता है, मतलब कीवर्ड का नाम में होने का मतलब क्या है, कीवर्ड का नाम में होने का मतलब ये है कि जिन बेसिस पर हम अपनी वेबसाइट को रैंक कर रहे हैं उसमें एक बेस ये इमेज भी है हमारा, यही कीवर्ड है, ताकि लोग लिखें तो ये जो हमारी तस्वीर है ये वाली तस्वीर भी नजर आए। तो आपने देखा मैंने बेस्ट कंप्यूटर कॉलेज इन लाहौर, अब मैंने इसका नाम भी वही रख दिया जो मेरा मेन कीवर्ड था। ठीक है, अब हम इस तस्वीर को इस्तेमाल करने जा रहे हैं। फोल्डर कौन सा है, ये वाला इमेजेस का, इधर आ जाते हैं वापस। अब यहां पर क्या आ गया, SRC, इसका जूम बड़ा किया जा सकता है इसी लेवल पर ही, चलो काफी बड़ा हो गया। पहले मैंने लिखा IMG क्या है हमारा, टैग है, मैंने कहा टैग है। SRC क्या है हमारा, एट्रीब्यूट। मतलब मैंने क्या बताया था, मैंने कहा था टैग के अंदर जो हमारे पास ऑप्शंस होती हैं वो क्या कहलाती हैं, एट्रीब्यूट्स कहलाती हैं। और आपने देखा कि मैंने फाइल का नाम रखते हुए छोटी, अब मैं आपको इमेज का टैग पढ़ा रहा हूँ मगर साथ में मैं SEO भी कर रहा हूँ, साथ ही में मैं SEO कर रहा हूँ। हाँ, पहली SEO मैंने क्या किया, पहली SEO मैंने ये की कि मैंने जो इमेज का नाम रखा उस नाम में मैंने स्पेस बार यूज नहीं किया, यानी आपने जो फाइल का नाम यूज करना है विदाउट स्पेस यूज करना है। आप देखें जरा मैंने कैसे यूज किया, क्या यूज किया, जी बिल्कुल, स्पेस इल्लीगल कैरेक्टर है, मैं एक टर्म इस्तेमाल करता हूँ इल्लीगल कैरेक्टर, ताकि आप लोग समझ जाएंगे भाई इसको तो बिल्कुल इस्तेमाल ही नहीं करना ना, इल्लीगल हो गया। हालांकि इसका मतलब ये नहीं कि फाइल बनेगी नहीं, फाइल तो बन जाएगी मगर स्टैंडर्ड फॉलो नहीं कर रही है, तो हम कह रहे हैं भाई ये इल्लीगल कैरेक्टर है। जहां आपको स्पेस लगानी थी वहां पर आप क्या लगाओगे, डैश लगा दोगे, माइनस लगा दोगे, हाइफन लगा दोगे।
ठीक है, इसको बेसिकली हाइफन बोलते हैं, डैश भी कह सकते हो, माइनस भी कह सकते हो, ठीक है। अच्छा, अब उसके बाद मैंने इसमें दूसरी ऑप्टिमाइजेशन क्या की है, मैंने उस इमेज के नाम को ही कीवर्ड रख लिया। मिसाल के तौर पर एक वेबसाइट है जिसकी एसईओ नहीं हुई है, तो उसने जो इमेजेस बनाए हुए हैं उसके किसी इमेज का नाम है 01, किसी इमेज का नाम है 05, किसी इमेज का नाम है 09। अब ये रैंक तो नहीं करेंगे, लेकिन अगर मेरी वेबसाइट में 50 इमेजेस पड़े हुए हैं और 50 के 50 इमेजेस मेरी प्रोडक्ट के नाम पर हैं, तो इसका मतलब क्या हुआ, मेरी प्रोडक्ट ही तो मेरा कीवर्ड था। तो अब इसका मतलब वो उसको भी ऑप्टिमाइज करना शुरू हो जाएगा। तो हमने फाइल का नाम रखते हुए ही दो फैक्टर्स तो अप्लाई कर दिया इमेज ऑप्टिमाइजेशन के, एक तो नाम रखने वाला फैक्टर और एक दूसरा क्या था, कीवर्ड इन फाइल नेम यूज करने वाला फैक्टर। अभी हमारा एक पूरा टॉपिक है कीवर्ड का, जिसको हम बोलते हैं कीवर्ड रिसर्च, जिसमें हम ये सीखते हैं व्हाट इज कीवर्ड और कीवर्ड रिसर्च कैसे करते हैं। एसईओ का जो सबसे पहला टॉपिक होता है वो कीवर्ड रिसर्च होता है। अभी तक हमने एसईओ भी शुरू नहीं की है, अभी हम एसईओ के लिए कुछ प्रीरेक्विजिट्स समझ रहे हैं कि भाई एसईओ करने के लिए हमें क्या पता होना चाहिए, हम वो देख रहे हैं सर। एग्जैक्टली, सर्च इंजन पर जो हम यूजर्स की जब बात करते हैं ना कि यूजर्स क्या लिख रहे हैं, यूजर्स अपनी सर्च टर्म्स लिख रहे हैं, सर्च फ्रेजेस लिख रहे हैं, सर्च क्यूरीज लिख रहे हैं। उसके बाद हमने जो रिसर्च करनी है, हमने कहना है कि भाई इतने सारे यूजर्स इतनी सर्च टर्म्स लिखते हैं, उसमें से एक्चुअली मुझे बताओ कि कीवर्ड किसे तुम समझ रहे हो। वो रिसर्च जब मैं कंप्लीट करूंगा तो हो सकता है मैं 500 क्यूरीज में से 20 टर्म्स ऐसी निकालूं जिसे गूगल कह रहा हो कि ये कीवर्ड है। इट इज दिस प्रोसेस इज कॉल्ड कीवर्ड रिसर्च, ठीक है। अच्छा चलिए अब आ जाते हैं। हाँ बिल्कुल, एक से ज़्यादा कीवर्ड होते हैं, क्योंकि एक कीवर्ड का तो मतलब ये है कि आप सिर्फ एक ही नाम के ऊपर रैंक कर रहे हो ना। तो क्लाइंट्स तो यही चाह रहे होते हैं कि भाई ज़्यादा से ज़्यादा कीवर्ड्स, इसलिए हम चार्ज जो कर रहे होते हैं, हम चार्ज भी किस चीज़ पे करते हैं, बिल्कुल एग्जैक्टली। उसको जब हम ऑन साइट की बात करते हैं तो हमने वेबसाइट के अंदर उसको इस्तेमाल करना है, और हम जो चार्ज करते हैं, चार्ज भी हम कीवर्ड्स का करते हैं। यानी एक वेबसाइट की एसईओ करने के लिए अगर कोई बंदा मुझसे पूछेगा ना जी मेरी वेबसाइट की एसईओ करने के कितने पैसे लेंगे आप, तो मैं ऐसे कहूँगा कि मुझे आप बताएंगे आपके कीवर्ड्स कितने हैं, कीवर्ड की बेस के ऊपर हम चार्ज करेंगे उसको, ठीक है। नंबर ऑफ कीवर्ड्स, इसी तरह उसके चार्जेस बढ़ेंगे और इसी बेसिस पे उसके चार्जेस कम होंगे। चलिए अब मैं एक काम करने लगा हूँ, और मैंने इस सारे को किया कंट्रोल ए, कॉपी कर लूँ, क्योंकि लंबा चौड़ा नाम है ना, स्पेलिंग मिस्टेक हो सकती है आगे, इसलिए मैंने इसको किया कॉपी, हो गया। अब इधर आ जाते हैं और यहाँ लाकर इसको कर दिया। समझ में आ गई बात कि नहीं, लगा लिया जी हमने। और मैंने क्या किया, कीवर्ड में नाम को इस्तेमाल कर लिया। अब ये साइंस आपने याद रखनी है फॉर HTML फाइल्स, फॉर ऑल टाइप ऑफ फाइल्स। यानी आपकी वेबसाइट पे जो भी फाइल हो उसको आपने नेम कीवर्ड बेस्ड करना है, अपनी प्रोडक्ट बेस्ड करना है, अपनी सर्विस बेस्ड करना है। अच्छा यहाँ अगर मैं डबल कोटेशंस लगाता हूँ, एक आपको फाइल नेम ऐसे लिखना है, पहले तो मैंने नाम पेस्ट कर लिया है ना, अब मैंने इसको डबल कोट्स में लिखना है, लेकिन मेरी फाइल नेम अकेली तो नहीं है ना, क्या है उसके साथ, ये भी तो बताना है फाइल कौन सी है, JPG है, PNG है, HTML है, इमेज है तो JPG होगी या PNG होगी, कौन सी है देख लेते हैं। माउस इस पे रखें आपको पता लग जाएगा, PNG या JPG होती है। अभी एक और ये फैक्टर भी डिस्कस करते हैं आकर। लगा दिया मैंने भाई, इसका नाम के साथ एक्सटेंशन भी लगा दी, डबल कोट्स बंद कर दिया। अभी हमने क्या किया, एक एट्रीब्यूट इस्तेमाल कर लिया, आपकी कौन सी क्लास है, कौन से टाइम की, 6:30। अच्छा क्लास के क्या हो गया जी, SRC आगे फाइल का नाम आ गया। अब जरा और चीज, अभी ये देखें मैं आपको इमेज लगाना भी सिखा रहा हूँ और इमेज की ऑप्टिमाइजेशन भी बता रहा हूँ साथ साथ, यानी इमेज की SEO भी बता रहा हूँ
कि इमेज की एसईओ हमने कैसे करनी है, कुछ चीज़ें तो हमने कर ली हैं। अब इसके बाद एक और इसका एट्रीब्यूट है, वो है ऑल्ट। वैसे तो अगर देखेंगे ऑल्ट का मतलब क्या होता है, नाम से अंदाजा हो रहा है। ऑल्ट स्टैंड्स फॉर, मैं इसको ज़रा 2 लाइनों में कर लूँ ताकि आप लोग ज़रा इजीली अंडरस्टैंड कर लें, ठीक है, स्क्रॉल ना हो ताकि। ऑल्ट स्टैंड्स फॉर अल्टरनेट, यही मतलब है ना इसका। अब वो ये कह रहा है कि ये एक बहुत ही अहम एट्रीब्यूट है इसका ऑल्ट। अब ये किसके लिए ये एट्रीब्यूट है? अगर हम किसी वेबसाइट को देखते हैं तो वेबसाइट के यूजर्स कौन है? पब्लिक, मतलब आम लोग वेबसाइट के यूजर हैं एक। दूसरा सर्च इंजन, क्या ख्याल है, सर्च इंजन भी तो यूजर है ना, उसने वेबसाइट को रैंक करना है तो वो यूज करेगा तो रैंक करेगा। जिसका मतलब क्या हुआ कि हमें अपनी वेबसाइट के थ्रू 2 मैसेजेस डिलीवर करने हैं। एक मैसेज हमने देना है सर्च इंजन को और एक मैसेज हमने देना है यूजर्स को। अच्छा, अब हम पहले बात कर लेते हैं यूजर्स की। मैं कहता हूँ भाई यूजर्स को मैं मैसेज दे रहा हूँ, अब मैं क्या मैसेज दे रहा हूँ देखिएगा, बेस्ट कंप्यूटर, वही दे रहा हूँ मैसेज, ऊपर लिखा है। लिख दिया मैंने मैसेज, बल्कि इतना इसको अप्लाई करके भी देख लेते हैं। हाँ, सबको पता लग गया क्या मैसेज दिया यूजर को कि बेस्ट कंप्यूटर कॉलेज इन लाहौर। अब एक काम करें, इसको सेव करें और देखते हैं इसमें कोई मिस्टेक है, एरर है कि ये रन होता है। कहाँ है जी हमारी वेबसाइट, पहले चेक कर ले कोडिंग में मैंने रेफरेंस दिया उसको कि नहीं दिया, नहीं दिया, नहीं दिया। अब एक काम कर लेते हैं, क्या काम करें, इसको बाहर निकाल लें यहाँ से। देखिए किस लोकेशन पे पड़ा हुआ है, इमेजेस के फोल्डर में पड़ा हुआ है। तो मैंने तो रूट तो नहीं बताया ना कि इमेजेस के फोल्डर में है, तो मैं इसको बाहर ले आता हूँ। कॉपी करें इसको, कहाँ ले आता हूँ, HTML की मेन साइट पर, जहाँ पर मेरी HTML की फाइल पड़ी हुई है। नहीं, वो खत्म हो गया, ये इस पे आ गया, आ गए इधर वापस। अब इसको चलाकर देखते हैं कि क्या होता है। नो इमेज, ओके, फाइल सेव नहीं की, जरा देखें। नहीं, सेव है ना। अच्छा, अब हम ये देखते हैं, लोकेशन आप कह रहे थे वो है, हम उसकी लोकेशन चेंज कर लेते हैं जरा, दोबारा आ जाए जरा सेव एज में। हाँ, वो मैंने उसको समझाने के लिए वहाँ ले गया था ना। अब इसको जरा अपनी जगह पे वापस ले आते हैं, बीच में आ गए, करंट में आ जाओ। ये यस, अब ये अपडेट हो गई यहाँ पर। ये मैंने फाइल की लोकेशन चेंज की है, ठीक है, सेव कर। अब इसको रीलोड करें, ठीक है, आ गई इमेज। वो अब उसमें वो कोडिंग मैंने निकाल दी, इसलिए वो नज़र नहीं आ रही है आपको। अब हेडिंग स्टाइल नहीं है ना, इसलिए वो रिमूव हो गए। परेशान नहीं होना कि वो कैसे चले गए। इमेज आ गया, लेकिन वो जो आर्ट है वो तो नहीं आया, नहीं आया ना। नहीं, आर्ट का मतलब क्या है, अल्टरनेट। अल्टरनेट का मतलब क्या है कि भाई वो कहता है अगर इमेज नज़र नहीं आएगा तो मेरा ये अल्टरनेट टेक्स्ट उसको नज़र आ जाए। तो क्योंकि इमेज तो नज़र आ रहा है तो अल्टरनेट टेक्स्ट तो नज़र नहीं आएगा अभी। अच्छा, फॉर एग्जांपल अब मैं इसको थोड़ी देर के लिए कोई गड़बड़ कर देता हूँ इसमें, तो इसको मैं कर देता हूँ लाहौर 1। इसका मतलब क्या है, गड़बड़ होगी ना। अब तो इमेज नज़र नहीं आना चाहिए क्योंकि फाइल का नाम कुछ और है, मैं कुछ और यूज़ कर रहा हूँ। तो मैं इसको सेव करता हूँ और अब इसको फिर से रीलोड करते हैं। अब देखते हैं क्या होता है। अच्छा, अब मुझे ये बताएं कि इसका कोई फ़ायदा तो नहीं है यूज़र को, है कोई फ़ायदा? सबसे पहली बात यह है कि इमेज क्यों नहीं आई। इमेज इसलिए नहीं आई कि कोई इशू होगा कोडिंग में, या इमेज इसलिए नहीं आई कि आपकी वेबसाइट स्लो है, या इमेज इसलिए नहीं आई कि आपका इंटरनेट स्लो है। इतने सारे रीजंस हो सकते हैं ना जिसकी वजह से इमेज नहीं आई। लेकिन अगर इमेज नहीं आई तो इसका मतलब क्या है, अगर इमेज नज़र नहीं आ रही है तो यूज़र को इसे देखने में भी कोई इंटरेस्ट नहीं है, और यूज़र को इसका मतलब ये समझ में भी नहीं आ रहा होगा जो मैं आपको ट्रांसलेट करके बता रहा हूँ। तो इसका मतलब कि ये वाला जो अल्टरनेट है ये कोई इतना इम्प्रेसिव अल्टरनेट नहीं है। एक्चुअली ये जो आल्ट का टैग है बेसिकली ये सर्च इंजन के लिए बना हुआ है। अब ये सर्च इंजन को क्या मैसेज दे रहा है, सर्च इंजन को ये मैसेज दे रहा है। अब एक और चीज़ समझते हैं
कि क्या गूगल वेबसाइट को जब रैंक करता है तो क्या वो इस हिस्से को देख के रैंक करता है? समझ आ गई ना कौन सा हिस्सा? फ्रंट एंड। क्या गूगल किसी वेबसाइट को, यानी गूगल का जो क्राउलर है, अभी मैं थोड़ा सा आपको एक्सप्लेन करता हूँ क्राउलर को भी, ठीक है? तो गूगल का जो क्राउलर है क्या वो फ्रंट एंड को देख के रैंक करता है या फिर कोडिंग को देख के रैंक करता है? यानी कि दूसरे नंबर पर कोडिंग आ गई है, लेकिन ना गूगल को तो कुछ नहीं ना पता भाई वेबसाइट की खूबसूरती क्या चीज़ है। गूगल तो अंडरस्टैंड कर रहा है कोडिंग को, तो इसका मतलब ये हुआ कि मुझे इमेज तो कहाँ पर आ रहा है, वो तो फ्रंट एंड पे है इमेज। तो मुझे अगर इमेज को, इस इमेज को रैंक करवाना है तो कुछ ऐसा करना पड़ेगा कोडिंग के अंदर जिससे गूगल को मेरी बात समझ में आए कि भाई इसको मैं ऊपर लेकर आऊँ। कैसे ऊपर लेकर आऊँ? सो ये वाला जो मैसेज हम दे रहे हैं एक्चुअली आर्ट का, ये किसको दे रहे हैं? सर्च इंजन को दे रहे हैं। आप अक्सर देखते हैं ना गूगल इमेजेस पे जाते हैं, आप कुछ भी लिखते हैं तो इतने सारे इमेजेस नजर आने शुरू हो जाते हैं अचानक एकदम सामने से। एक्चुअली वो इमेज ऑप्टिमाइज्ड होते हैं और हर इमेज का आपको आर्ट एट्रीब्यूट जरूर मिलेगा जो टॉप पे आएगा। किसी भी वेबसाइट का जो टॉप इमेज होगा वो आर्ट एट्रीब्यूट के साथ चल रहा होगा, क्योंकि ये सबसे स्ट्रॉन्ग रैंकिंग फैक्टर है कि उसका आर्ट होना चाहिए। लेकिन एक्चुअली HTML की बात करें तो वो दोनों को बता रहा है। यूजर्स के लिए कह रहा है कि अगर वेबसाइट पे नजर नहीं आएगी तो ये नजर आएगा, और सर्च इंजन को कह रहा है कि भाई ये तुमने जब रैंक करना होगा तो इस इमेज में से इसका आर्ट चेक कर लेना। उस आर्ट में मैंने कीवर्ड रखा हुआ है, अब उस कीवर्ड की बेस पर हमारा इमेज रैंक हो रहा होगा। चल अब आ जाते हैं वापस। अब ये समझ में आ गया हमें कि यहां पर एक्चुअली हमें आर्ट का यूज क्या करना है? यूज ऑफ कीवर्ड्स। आपका जो कीवर्ड होगा वहां ये लेकर आना है। अब हमें ये समझना है कि इसकी लेंथ कितनी होनी चाहिए, ठीक है? अगला टॉपिक ये है ना कि भाई कितना लिख सकते हैं इसमें कितना बड़ा मैसेज दिया जा सकता है। इसके अंदर आप जो मैसेज दे सकते हो वो बिटवीन 120 टू 140 कैरेक्टर्स दे सकते हैं, यानी 120 से लेकर 140 कैरेक्टर्स में हम आर्ट का मैसेज दे सकते हैं। हम इतना बड़ा ये मैसेज रखते हैं इसमें 120 से लेकर 140 कैरेक्टर्स तक। इसका मतलब क्या हुआ? इसके अंदर एक से ज्यादा कीवर्ड यूज किए जा सकते हैं, यानी कम से कम 2 कीवर्ड यूज कर सकते हैं, और थोड़ा सा कॉन्टेक्सचुअल फॉर्म में कोशिश करनी चाहिए, क्योंकि मैसेज बड़ा है तो थोड़ा सा कॉन्टेक्सचुअल फॉर्म में भी हम अपना कीवर्ड यूज कर लें कि किसी को कॉन्टेक्स्ट से समझ में आ रहा हो कि ये क्या चीज़ है। नो डाउट कि ये हम यूजर्स को नहीं दिखा रहे, ये हम किसको दिखा रहे हैं? सिर्फ और सिर्फ सर्च इंजन को दिखा रहे हैं। अच्छा, इसका एक और एट्रीब्यूट देखते हैं, और वो कौन सा है? टाइटल। टाइटल क्या है जी? मैं इसी को दोबारा से कॉपी कर लेता हूं, इसको भी नीचे ले जाए ताकि आपको जरा रीड करने में आसानी हो कि मैं क्या बताता जा रहा हूं साथ इसके, ठीक है? इसको भी सेव कर लें। ये वाली फाइल थी ना, यही थी। भाई इसको ठीक कर लें, पहले ठीक नहीं किया हमने, शायद नहीं किया ना? क्या ठीक करना था? नाम उसका हमने, ये मैंने सिर्फ इसलिए किया था कि वो चले ना, ठीक है? अब आपको एक बग पता लग रहा है कि अगर आपका इमेज नहीं चलेगा तो आपने क्या चेक करना है। मैं क्या, आपको पता लग गया ना कि आपके घर में क्या बग आप कर सकते हो प्रैक्टिस के दौरान, कि अगर आपको आपका इमेज नजर नहीं आएगा तो इसमें उसका रूट चेंज नहीं सही नहीं है, मे भी उसका रूट सही नहीं है, मे भी उसकी एक्सटेंशन सही नहीं है, मे भी उसका नाम आपने गलत लिखा है। सो इतनी सारी मिस्टेक्स होंगी जिसकी वजह से आपको ये एरर शो होगा। आ गया इमेज वापस? अच्छा, माउस इसके ऊपर रखें जरा लाके, ऊपर एक मैसेज भी आ गया, यानी मैंने क्या किया, एक और जगह पर कीवर्ड यूज कर लिया, टाइटल के तौर पर भी मैंने कीवर्ड ही यूज कर लिया, ठीक है? और ये विजिटर को भी नजर आ रहा है, एक तो विजिटर को नजर आ रहा है कि भाई पता लग गया कि भाई वो जो कुछ ढूंढ रहा था उसे मिल गया, और एक हमने क्राउलर को ये मैसेज दे दिया कि भाई ये एक और जगह से देख लो मेरे कीवर्ड को, ताकि वो मुझे रैंक करने के लिए ज्यादा वेटेज दे, ठीक है? अच्छा, अब अगली चीज क्या है? एक और एट्रीब्यूट देखते हैं इसका, विड्थ। यहां लिख दिया मैंने 200, और हाइट यहां लिख दिया मैंने 60%। जरा इन दोनों मेथड्स को समझ लेते हैं। एक को मैंने
नंबर में लिखा, एक को मैंने परसेंटेज में लिखा। जिसको मैंने नंबर में लिखा इसका मतलब है ये पिक्सेल्स हैं, और जिसको मैंने परसेंटेज में लिखा इसको मैंने स्क्रीन के परसेंटेज के हिसाब से लिखा कि भाई इसका इतना परसेंट हो। यानी अगर आप सिर्फ नंबर लिखते हो तो इसका मतलब क्या होगा कि गूगल क्या समझेगा ये क्या चीज़ है, पिक्सेल्स में आप बता रहे हो। मतलब ये साइज किस में है 200 पिक्सेल्स, और वो किस में है 60%। आउटपुट देखें जरा इसकी अब क्या होती है। जो भी उसका साइज था उसके हिसाब से उसने उसको परसेंटेज में शो कर दिया, उतनी परसेंटेज में शो कर दिया। अब इधर आए, यानी हम कर क्या रहे हैं, इमेज के साइज को कंट्रोल कर रहे हैं, इमेज के साइज को कंट्रोल कर रहे हैं। क्या ये भी एसईओ का फैक्टर है? इधर मैंने कर दिया जी 20, अब मैं इसको जरा चेंज करने लगा, और इधर मैंने कर दिया 13। क्या बन जाएगा, सिंबल सा बन जाएगा, वो छोटा हो गया ना। मेरे 20 पिक्सल्स कर दिए मैंने, पिक्सल आइकॉन की शक्ल में आ गया ना ऊपर। तो इसका मतलब अब आपको पता लगा कि यहां से हम क्या कर सकते हैं, इसका साइज कंट्रोल कर सकते हैं। 200, अब ये दोनों पिक्सल्स हैं कि परसेंटेज है, पिक्सल्स हैं। ठीक है, ये भी एक एसईओ का फैक्टर है। हम कोई ऐसा फैक्टर नहीं पढ़ेंगे, हम कोई ऐसी चीज नहीं डिस्कस करेंगे जो हम वेब डेवलपमेंट के पॉइंट से डिस्कस कर रहे हो। हम जो कुछ भी डिस्कस करेंगे ना वो एसईओ के पॉइंट से डिस्कस कर रहे होंगे। इसका मतलब क्या होगा, इमेजेस तो होंगे ना वेबसाइट पे, ये तो सबको समझ में आ रही है। यानी कि ऐसा नहीं है कि मैं इमेजेस लगा रहा हूँ, मैं किसी वेबसाइट पे इमेजेस नहीं लगाऊंगा जब मेरे पास कोई केस आएगा। सब के सब इमेजेस लगे होंगे, मुझे उन इमेजेस की करेक्शन करनी है फॉर एसईओ, कि क्या ये एसईओ के स्टैंडर्ड्स पर हैं कि नहीं है। अगर नहीं होंगे तो मैं उनकी करेक्शंस कर रहा हूँ। अब और इधर आ जाते हैं जरा, ये भी समझ में आ गया। अब इसकी इंपॉर्टेंस क्या है, मैंने कहा ना इसकी भी एसईओ में इंपॉर्टेंस है। सो अगर हम इसकी साइंस समझेंगे इसकी इंपॉर्टेंस है क्या, एक्चुअली एसईओ में इसकी क्या इंपॉर्टेंस है। मिसाल के तौर पर मैं ये कहता हूँ ये मेरी वेबसाइट है, ये वाली। अब आप देख रहे हैं इसमें कितने इमेजेस हैं, नंबर ऑफ इमेजेस है ना। अब क्या हो रहा है, मेरे इमेजेस लोड हो रहे हैं, मेरी वेबसाइट लोड हो रही है। पहले उसे एक इमेज मिलता है, वो उसको फिट करता है, फिर नीचे जाता है क्रॉलर और फिर उसे एक इमेज और मिलता है, फिर वो कहता है ये तो ऊपर वाला जो इमेज था वो तो बड़ा हो गया, उसे थोड़ा सा छोटा करो भाई, स्क्रीन पे इसको एडजस्ट करना है। फिर तीसरा, चौथा, पांचवा, छठा। इसका क्या मतलब हुआ, वो इसी चक्कर में लगा रहता है, पहले कोई और साइज रखकर आता है, जैसे ही उसको नया इमेज मिलता है। बिल्कुल ऐसे ही है ना, जैसे यहाँ पर कोई कहे कि भाई 5 कुर्सियाँ रखनी है, तो लोग यूँ फैला फैला कर रख देंगे, एकदम मैसेज है नहीं 5 नहीं रखनी भाई 10 करनी है। फिर क्या करेंगे, आप क्लोज करना शुरू हो जाएंगे। फिर कोई कहे नहीं 10 नहीं करनी भाई, यहाँ पर तो 50 करनी है। अब आप उनको और क्लोज करेंगे तो टाइम वेस्ट होगा आपका, जगह सा टाइम वेस्ट होगा। ये मैसेज पहले मिल जाता तो हम 50 चेयर्स आसानी से लगा सकते थे। इसका मतलब क्या हुआ कि अगर हम गूगल को पहले से अपने इमेज के साइजेस बता देंगे तो हमारी इमेज के लोड होने का टाइम कम हो जाएगा, यानी हमारी वेबसाइट जल्दी लोड हो जाएगी। अगर हमारी वेबसाइट जल्दी लोड हो रही है तो ये एक अलग से ही फैक्टर है एसईओ का। पहला कि भाई आपकी वेबसाइट डिले लोड होती है, देर से लोड होती है, कि जल्दी आपकी वेबसाइट को अबाउट 2.5 सेकेंड्स लोड हो जाना चाहिए। अगर इससे ज़्यादा टाइम लेती है आपकी वेबसाइट लोड होने में, इट्स मीन आपकी वेबसाइट स्लो है। ठीक है, ये जो हम कहते हैं ना 2.5 सेकंड में वेबसाइट ने लोड होना है, वो हम इंशाल्लाह आगे जाके पढ़ेंगे कि वो किन फैक्टर्स को हम कह रहे हैं। क्या पूरी वेबसाइट्स, कि वेबसाइट्स का कुछ हिस्सा, इसको हम आगे टेक्निकल एसईओ में जाकर देखेंगे। लेकिन अभी फिलहाल हमने कहा कि ये भी एसईओ का एक स्ट्रॉन्ग फैक्टर है। कैसे है वो मैं आपको साइंस बताई है कि भाई अगर आपकी वेबसाइट पे 5 इमेज हैं तो पहले वो पहले इमेज को लोड कर देगा अगर साइजेस बताए नहीं हुए। अगर आपने साइजेस बताए हैं तो फिर वो फटाफट लोड कर रहा होगा और दूसरे इमेज के लिए उसे पहले इमेज को रीसाइज करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ठीक है, और ये तो हो गए हमारे सारे एसईओ के टॉपिक्स। अच्छा, यहाँ पर एक और चीज समझ लेते हैं। अभी आजकल ना हमारे पास एक और नया इमेज फॉर्मेट आया हुआ, बिल्कुल रिसेंट डेज में आया, समझ लो रिसेंट मंथ्स में आया। और वो वाला जो इमेज फॉर्मेट है उसको हम कॉल करते हैं नेक्स्ट जनरेशन इमेज फॉर्मेट। ठीक है, मतलब ये टेक्निकली हम उसको कॉल कर रहे होते हैं कि इसका क्या मतलब है कि वो नेक्स्ट जनरेशन का इमेज फॉर्मेट है। हाँ जी, यानी इसका मतलब मैं ये ना जेपीजी की बात कर रहा हूँ, ना पीएनजी की बात कर रहा हूँ, ना जिफ की बात कर रहा हूँ, ना टिफ की बात कर रहा हूँ। ये सारे इमेज फॉर्मेट्स हैं जो ओल्ड हैं। हम एक और नए इमेज की बात कर रहे हैं और वो फॉर्मेट है वेब पी। ठीक है ना,
उस इमेज फॉर्मेट का नाम है वेब। इसको मैं कॉल कैसे करता हूँ, नेक्स्ट जनरेशन इमेज फॉर्मेट। नेक्स्ट जनरेशन इमेज फॉर्मेट है। नेक्स्ट जनरेशन इमेज फॉर्मेट कौन सा है जी, वेब। अच्छा ये कैसा इमेज फॉर्मेट है, और अभी तक हमारे पास जो ग्राफिक टूल्स हैं, यानी फॉर एग्जांपल आप फोटोशॉप यूज़ करते हैं और आप उसमें कुछ चीज़ डिज़ाइन करें और आपके इसको पीएनजी बना लो, बना सकते हैं आप जेपीजी बनाना चाहते हैं आप बना सकते हैं, आप वेब भी नहीं बना सकते अभी। मतलब ये इतना नेक्स्ट जनरेशन फॉर्मेट है कि अभी तक ये लोग ये जो एप्लीकेशन प्लेटफॉर्म्स हैं वो भी इसको यूज़ नहीं कर रहे, और गूगल इसको यूज़ कर रहा है और प्रेफर कर रहा है। गूगल कहता है कि भाई अगर आपकी वेबसाइट इस फॉर्मेट में होगी तो इमेजेस के साइज छोटे होंगे और मैं आपकी वेबसाइट को जल्दी लोड करूँगा। अब मसला ये है कि मैंने ये कहा कि इसको तो कोई एप्लीकेशन सपोर्ट ही नहीं कर रहा, तो फिर ये फॉर्मेट बनेगा कैसे, क्योंकि ना फोटोशॉप में जाकर हम बना सकते हैं ना इलिस्ट्रेटर में जाके बना सकते हैं, मतलब जो ग्राफिक एप्लीकेशन है, तो फिर ये फॉर्मेट आएगा कैसे। ये फॉर्मेट ऐसे बनेगा। कैसे बनेगा, मैंने लिखा जी ऑनलाइन PNG टू वेब पी, आ गया। अभी देखते हैं। और ये फॉर्मेट ध्यान में रखें, आपकी PNG फाइल कहाँ कहाँ खुल जाती है, हर जगह ही खुल जाती है भाई, वर्ड में भी खुल जाती है, एक्सेल में भी खुल जाती है ना, इमेज इंपोर्ट कर सकते हैं हम हर जगह। ये वाला जो फॉर्मेट है ये सिर्फ और सिर्फ ब्राउजर फॉर्मेट है। ये कहाँ खुलेगा, ये सिर्फ इंटरनेट ब्राउजर पे खुलेगा और कहीं नहीं खुलेगा, यानी इस फाइल को मैं वर्ड में इंपोर्ट नहीं कर सकता। ये वाला फॉर्मेट स्पेशली डिजाइन किसके लिए हुआ है, सिर्फ और सिर्फ वेब ब्राउजर्स के लिए हुआ है। यानी वेब ब्राउजर मतलब गूगल क्रोम, माइक्रोसॉफ्ट एज, फायरफॉक्स, सफारी, ये वाले वेब ब्राउजर हैं जिसमें आप वेबसाइट्स खोलते हो। कहते हैं ये फॉर्मेट सिर्फ और सिर्फ इन जगहों पर खुलेगा। तो आपकी वेबसाइट ने भी तो इन्हीं जगहों पर खुलनी है, मतलब हमारी वेबसाइट ने वर्ड में तो नहीं खुलना, हमारी वेबसाइट ने कोरेड्रा में भी नहीं खुलना, फोटोशॉप में भी नहीं खुलना, उसने तो इंटरनेट ब्राउजर्स में खुलना। तो कहता है ये वाला जो फॉर्मेट है ये ब्राउजर्स का फॉर्मेट है। अब वो कह रहा है कि भाई आपके पास तो पहले से फाइलें थी, उनमें से कुछ फाइलें आपकी हो सकती हैं जेपीजी हो, कुछ फाइलें हो सकती हैं आपकी पीएनजी फॉर्मेट्स की हो, तो अब आपने जो उन्हें कन्वर्ट करना होगा इस कन्वर्टर के थ्रू आप कर लो। क्योंकि मैं पीएनजी की एग्जांपल लिया तो मैंने पीएनजी कर दिया, अगर आपने जेपीजी करना होता तो आप लिखते हैं जेपीजी टू वेब पी कन्वर्टर, इस पर आ जाते हैं। हाँ यही मैं कह रहा हूँ, नहीं खुलेगी ना, वो ब्राउजर पे ही खुलेगी और किसी पे नहीं खुलेगी। इसमें आगे PNG टू वेब ब्राउजर चूज, ये हमारा आखिरी टॉपिक है आज के लिए। यहां पर मैं ना इधर से कोई इमेज लेता हूं, सितंबर, चलो यहां से लेते हैं। ये इमेज आ गया हमारे पास 508 किलोबाइट्स, ये 551 किलोबाइट्स, ये 657, इसको ले लें 657 वाले को। इस वक्त इसका तकरीबन 700 किलोबाइट्स इसका साइज है, ठीक है, जिस इमेज को मैंने लिया। अभी यहाँ पर आ गई कन्वर्ट टू ऑप्शन, जी बिल्कुल जाएगा, 100% जाएगा जी। आ गया, ये क्या लिखा हुआ है, डाउनलोड। साइज देखिए कितना है, 700 से 109 किलोबाइट्स, यानी कि पहले इसका साइज क्या था 700 किलोबाइट्स, और अब इसने वेब पी ने क्या कर दिया इसको 109, अच्छा खासा रिड्यूस कर दिया। अब इस तरह की अगर आपके पास 50 इमेजेस हैं आपकी वेबसाइट पर, तो इसका क्या मतलब हुआ कि आपने कितनी सारी स्पेस सेव कर ली अपनी वेबसाइट्स के लिए, बहुत ज़्यादा स्पेस सेव होगी ना। अब दूसरा एंगल क्या है कि पहले जब आपकी वेबसाइट लोड हो रही थी तो उसे 700 किलोबाइट्स का इमेज लोड करना था, अब वो क्या कर रहा है 100 किलोबाइट्स वाला इमेज लोड कर रहा है। तो इसका मतलब स्पीड फास्ट होगी, आपकी वेबसाइट जल्दी लोड होना शुरू हो गई। तो अब हम क्या करते हैं, जब मेरे पास कोई वेबसाइट आती है तो मैं ये देखता हूँ कि इसके कितने इमेजेस हैं, अब उसके इमेजेस को मैं वेब पी भी कर देता हूँ। वेब पी करने से क्या होता है, लोड टाइम बढ़ जाता है, उसकी स्पीड को मैं मैनेज कर लेता हूँ। अब ये जो कुछ हमने आज पढ़ा, साथ साथ हमने सारे एसईओ के फैक्टर्स भी पढ़े,
हमने कहा नाम कैसा होना चाहिए, नाम में स्पेस बार नहीं होनी चाहिए। उसके बाद टैग के अंदर जो एट्रीब्यूट्स थे, आर्ट का एट्रीब्यूट्स, विड्थ हाइट का एट्रीब्यूट, टाइटल का एट्रीब्यूट, और एंड पे क्या होगा, एक वेबसाइट आती है, जब मैं उसको देखता हूँ कि इसके अंदर भाई इनके 70 इमेजेस हैं, तो सबसे पहले तो मैं उन सारे इमेजेस को अपने पास डाउनलोड कर लूँगा। डाउनलोड करने के बाद मैं उनके नाम देखूंगा कैसे रखे हुए हैं, नामों को भी मैं कीवर्ड फ्रेंडली करूंगा। उसके बाद मैं उन्हें कन्वर्ट भी कर लूँगा, यानी कंप्रेस भी करूँगा, और उसके बाद मैं दोबारा वेबसाइट पे जाकर उनको अपलोड कर दूँगा, और उसके पुराने इमेजेस को मैं डिलीट कर दूँगा। तो आप ये समझो कि आपने इमेज एसईओ कर लिया। डिस्प्ले में सर क्या चेंज होगा? वेब पेज पे जो इमेज शिफ्ट हो जाता है उसका ऑटोमेटिकली डिस्प्ले। अच्छा, आपका मतलब नज़र कैसे आएगी, अभी देखते हैं। ये जी फोल्डर, कोई चेंज नहीं होगा, एग्जैक्टली वैसी इमेज नजर आएगी जैसे पहले नजर आ रही थी, जैसी ही नजर आ रही थी वहां पर भी। ये वेब पेज नहीं है। हाँ जी, ये वेब पेज खोल दिया हमने, ठीक है, और ये बिल्कुल वैसे ही नजर आ रही है जैसी वहां पर हमें नजर आ रही थी। ये ऐसा नहीं है कि जैसे ही हमने किसी इमेज को बड़ा किया तो उसके पिक्सल्स खराब हो जाएं और पता लगे, पिक्सल्स इसके बिल्कुल खराब नहीं होंगे। मगर खुली कहाँ पर, ये देखें सीधी की सीधी खुली कहाँ पर है, ये डायरेक्टली डायरेक्ट ब्राउजर। चले जी, इनफ।